फार्माकोलॉजी में जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक कौन सी दुनिया में थी और वो 3 एंटीबायोटिक कौन सी थी जिनको हम बार बार यूज़ करके हर पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है, तो हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट की। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में टॉपिक है हमारा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक है क्या चीज़, सबसे पहले ये जहन में रखना है आपने। तो एंटीबायोटिक एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसी जनरली आपके पास एंटी बैक्टीरियल सेप्टिक प्रोसेस है जो जनरली तौर पे आप किसी भी पेशेंट को बैक्टीरियल अटैक के लिए यूज़ करवाते हो। यानी जब भी कोई आपकी हॉस्पिटल में केसेस आता है बैक्टीरिया के रिलेटिव, बैक्टीरिया के हिसाब से कहता है कि भाई मुझे फीवर हुआ है, बैक्टीरियल वायरल हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, दैट इस मीन्स आप समझ जाओ आप उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन या प्रिस्क्रिप्शंस लिख कर दे सकते हैं। तो बात करते हैं एंटीबायोटिक है क्या चीज़। देखिए आप वो सेक्शंस में इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि एंटीबायोटिक एक ऐसी मेडिसिन है जो हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, उसको किल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पर हम यहाँ पर मेडिकली के हवाले से, क्लिनिकल रोटेशंस के हवाले से यहाँ पर हम इसको समझेंगे थोड़ा डिटेल से। देखिए अगर आप फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में बैठे हो, फार्माकोलॉजिस्ट हो या MBBS हो, तो जनरली तौर पे आपके पास ये टॉपिक कंपलसरी है, चाहे नर्सेज हो उनको भी पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक होती क्या है। तो हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक इज़ द टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। यानी ये जहन में रखने की बात है कि एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक एक टाइप है एंटी माइक्रो या एंटी माइक्रोबियल का। एंटी माइक्रोबियल क्या होती है, एंटी माइक्रोबियल एक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये जहन में पॉइंट रखनी है कि एंटीबायोटिक क्या है। सबसे पहली पॉइंट कि एंटीबायोटिक एक माइक्रोबियल एक सब्सटेंस है, यानी ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस कहलाता है। जो क्या करता है, ये एजेंट का काम क्या करता है, एजेंट जो होते हैं ना उसका काम करता है। पॉइंट नंबर 1 नोट करनी है एंटीबायोटिक में क्या कि एंटीबायोटिक एक एंटी बैक्टीरियल माइक्रोबियल सब्सटेंट है, सब्सटेंस हो गया। अब ये एक्टिव एजेंट है, ये क्या कहलाएगा आपका एक्टिव एजेंट। ठीक है, अब एक्टिव एजेंट क्यों कहते हैं इसको, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्टिव होके आपके बैक्टीरिया को मारता है, इसीलिए हम इसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या हो गया, सबसे पहली बात ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस कहलाते हैं और ये क्या करते हैं, एक एक्टिव एजेंट होते हैं। और ये एक्टिव एजेंट क्यों होते हैं, इसीलिए क्योंकि ये बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर जब भी कोई बैक्टीरिया का अटैक होता है, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन बैक्टीरिया का फैलता है, तो उसको अटैक करके उसकी ग्रोथ को रोकना, उसकी ग्रोथ को किल करना, उसको जड़ से उखाड़ना किसका काम है, एंटीबायोटिक का। तो इसीलिए समझ में आएगा बात कि अगर हम किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं तो किस वजह से देते हैं। क्लियर है। अब दूसरी पॉइंट आती है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एंटी बैक्टीरियल एजेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है एंटी बैक्टीरियल एजेंट, यानी इसको हम बैक्टीरिया का मुखालिफ कहते हैं। यानी कि एक बैक्टीरिया होता है ना, उस बैक्टीरिया का जो मुखालिफ हो ना, अपोजिट होता है, जो एजेंट होता है, वो एंटीबायोटिक है। यानी देखिए आप इंसान हो तो आपका भी कोई ना कोई अपोजिट होता है। आपने देखा होगा हर चीज़ का कोई ना कोई अगेंस्ट होता ही होता है कि भाई ये चीज़ आई है तो इसको अगेंस्ट करने के लिए, इसको उखाड़ने के लिए ये चीज़ है इसके लिए। तो इसीलिए अगर हमें एंटीबायोटिक को यूज़ करना है तो समझ जाना कि ये एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है। क्यों कि इसका काम है बैक्टीरिया को टारगेट करना, इसको काम है बैक्टीरिया के खिलाफ जाकर उसकी ग्रोथ को रोकना। तो इसीलिए हम इसको एंटी बैक्टीरियल एजेंट बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है कि फाइट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये काम क्या करता है, फाइट करता है, लड़ता है किससे, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। अगर एनी बॉडी पार्ट्स, किसी भी बॉडी पार्ट्स के अंदर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये क्या करेगा, एजेंट के तौर पे एक्टिव होकर, इन्वॉल्व होकर वो आगे जाकर फाइट करेगा बैक्टीरिया के सेल से, ताकि बैक्टीरिया के सेल को मारकर उनकी ग्रोथ को कमज़ोर कर दे, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर दे, ताकि वो मज़ीद बीमारी आगे ना फैल सके। समझ आई बात, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब आती है बात कि ये करेगा क्या, स्टॉप करेगा, दूसरा क्या करेगा, किल करेगा। एंटीबायोटिक के बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होते हैं 2, या तो ये आपकी बैक्टीरिया की बीमारी को ख़त्म कर देगा या तो बैक्टीरिया की बीमारी को ये स्टॉप कर देगा। ये 2 काम कर सकता है, इसीलिए इसको एंटीबायोटिक बोला जाता है। तो ये है आपकी बेसिकली कॉन्सेप्शन या इंफॉर्मेशन अबाउट एंटीबायोटिक।
जो जनरली 1770 में हमारे बुक्स में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन इसको दिया गया है। आप BD चौरसिया में भी ऑलरेडी एनाटॉमी में, फार्माकोलॉजी में जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होती है फार्माकोलॉजी की, वो उसमें आप इसके बारे में ज़रूर आप पढ़ोगे। ठीक है, समझ आई बात। अब आती है बात कि जब ये एंटीबायोटिक का इल्म एक डॉक्टर को, एक नर्सिस को, एक फार्मासिस्ट को हो जाता है, तो अब आगे का प्रोसेस होता है। सवाल दूसरा आता है कि हाउ मेनी टॉप एंटीबायोटिक इन द वर्ल्ड, दुनिया में वो कौन सी 3 एंटीबायोटिक थी जिनमें से दूसरी एंटीबायोटिक बनाई गई। तो उनमें से पहली का नाम आता है एमोऑक्सीसिलिन। एमोऑक्सीसिलिन क्या होता है? एमोऑक्सीसिलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक थी जो जनरली तौर पे पेनिसिलियम के टाइम में डिस्कवर की गई थी। किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया था। अलेक्जेंडर ने पेनिसिलियम एंटीबायोटिक पहली बनाई। उस पहली एंटीबायोटिक में दूसरी एंटीबायोटिक बनाई गई एमोऑक्सिल या एमोऑक्सिलिन भी बोल सकते हो। एमोऑक्सिलिन एक एंटीबायोटिक थी जो जनरली तौर पे एक टॉप एंटीबायोटिक का टाइप बनाया गया था, और इसका ज़्यादातर इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। इम्पॉर्टेंस जब हम कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, इम्पॉर्टेंस जब एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ये फार्मूला आपको एंटीबायोटिक का ज़रूर जल्दी मिल जाता है। दूसरा आता है एजिथ्रोमाइसिन। देखो, आपने एजिथ्रोमाइसिन पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे देखा होगा कि अगर कोई कंपनी कोई एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन से बना रही है, तो समझ जाएं इस मेडिसिन का, इस सिरप का ज़्यादा इफ़ेक्ट जल्दी पड़ेगा और टारगेट करेगा बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया को जड़ से ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये सेकंड टॉप एंटीबायोटिक में से एक है। ठीक है, तो सेकंड जो टॉप एंटीबायोटिक क्या आ जाती है? एजिथ्रोमाइसिन। ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ये हम उन पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जो पेशेंट्स बैक्टीरियल अटैक से इन्फेक्टेड होते हैं, यानी जिनको बैक्टीरिया की वजह से कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई मर्ज होता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रही बात? और इसमें आपने देखा लोकल कंपनियां बहुत बन चुकी हैं। अभी देखें, एक मिसाल देते हैं इस कंपनी को भी, अगर ये देखें एजिथ्रोमाइसिन बनी हुई है, देखो एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन क्या है? जनरली एंटीबायोटिक का फार्मूला है। बाकी ये नाम आप कितना भी यूज़ करो, तो इसीलिए इस चीज़ को नहीं नोट करना चाहिए हमें। जो ब्रैकेट के अंदर जो फार्मूला होता है ना, इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि डॉक्टर्स जब यूज़ कर रहा है फार्मूला तो कौन सा दे रहा है हमें। अगर फार्मूला एजिथ्रोमाइसिन दे रहा है तो समझ जाओ कि भले कंपनी कोई भी हो, पर फार्मूला क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये टारगेट किसको कर रहा है? बैक्टीरिया को कर रहा है। तो ये भी टॉप ऑफ मतलब एंटीबायोटिक में सेकंड लार्जेस्ट टॉप एंटीबायोटिक आती है। उसके बाद थर्ड आती है जनरली तौर पे सीफेलेक एक्सिन। सीफेलिक एक्सिन, सीफेलिक के नाम से बहुत सारी आपने दवाइयाँ नाम सुनी होगी। तो एक ये सीफेलिक एक्सिन भी यहाँ आपको, जिसको दूसरी नाम पे भी आप बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ करते हो, सीबोश में इस्तेमाल करते हो, इसको दूसरी जगहों पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सेफेक्समाइन भी जैसे यूज़ करते हो एंटीबायोटिक, तो ये उसका फार्मूला है। तो सीफेलेक्सोन क्या होता है या सीफेलेक्सिन क्या होता है? ये भी थर्ड एंटीबायोटिक है जो जनरली तौर पे 1770 में डिस्कवर की गई थी। और इस एंटीबायोटिक के तहत डॉक्टर्स क्या करते थे? जो बॉडी के बाहर इन्फेक्शन लगते थे बैक्टीरिया के, स्किन के अंदर जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगते हैं ना, उसके लिए इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता था। कि अगर किसी को एंटीबायोटिक का कोई मतलब यूज़ करवानी है, अगर उसके स्किन में कोई डिसऑर्डर आ गया, स्किन में कोई खारिश आ गई, तो उस फार्मूले को देखें कि अगर उस फार्मूले में ये फार्मूला इन्वॉल्व है तो उसको यूज़ कराएं ताकि वो इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सेफली बच सके। तो दैट इज़ द मेन पॉइंट ये समझने की थी। एक ये एंटीबायोटिक क्या था, दूसरे 3 टॉप एंटीबायोटिक थी, और इन तीनों में से ही दुनिया में दूसरी एंटीबायोटिक बनाई गई है। समझ आई ये बात? ठीक है, अब आगे चलते हैं बात कि ये जो एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं वो किन किन मर्ज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं एंटीबायोटिक। सबसे पहले स्किन के इन्फेक्शन में, चमड़ी की कोई भी इन्फेक्शन लगेगी आप उसमें एंटीबायोटिक पेशेंट को दे सकते हो जो बैक्टीरिया से रिलेटिव हो। यानी अगर कोई इन्फेक्शन लगता भी है ना स्किन के अंदर, तो आपने इसकी रिपोर्ट निकलवानी है, चकास करवानी है, चेक एंड बैलेंस करना है, और उसमें हाइपोथेसिस रिपोर्ट बनाकर जब आपको पता चल जाता है कि भाई इस पेशेंट की मैंने डायग्नोस प्रोसेस किया है, तो इस पेशेंट को स्किन की ये फलानी बीमारी लगी है, तो उसके लिए आप अगर देखो उस स्किन बीमारी का ताल्लुक से बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, तो आप उसके लिए एंटीबायोटिक दे सकते हो। ठीक है, वरना अगर वायरल इन्फेक्शन है तो आप उसके लिए एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। जैसे चिकनगुनिया चल रहा है आजकल, लोग क्या करें उसके लिए दे रहे हैं, पर चिकनगुनिया बैक्टीरियल अटैक नहीं है, ये वायरल अटैक है, क्योंकि ये मच्छर के जनरली कुछ जर्म्स छोड़ने की वजह से होता है।
तो कुछ लोग उसमें पता नहीं कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, ये वगैरह वो देखा है ना आपने। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट आता है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कफ एंड स्ट्रेप थ्रू, यानी कि आपको अगर कोई रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हुई है, यानी कि सांस का कोई इन्फेक्शन होता है ना, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, यानी जब आप सांस लेते हो तो कोई ना कोई इन्फेक्शन आ जाता है, आवाज़ बंद हो जाती है, थ्रोट का मसला हो जाता है, गले में दर्द शुरू हो जाता है, तो ऐसे अगर कोई मामला आ रहे हैं तो ये आप इस मामले में एंटीबायोटिक दे सकते हो, अदरवाइज़ नहीं दे सकते, क्योंकि रिस्पायरेटरी एक तो कफ शुरू हो जाए और गले में दर्द हो जाए, आप इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हो, आगे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ आई बात? समझ गया। उसके बाद आइज़ इन्फेक्शन, अगर कोई आँखों में इन्फेक्शन चल जाए तो आँखों का जो है पिंक आइज़ हो जाए, पिंकी आइज़ होती है, या आँखों के अंदर पानी निकलना शुरू हो जाए, आँखों के अंदर जलन मचना शुरू हो जाए, तो उसके लिए भी एलर्जी टैबलेट के साथ आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हो। समझ आ रही बात? तो उसका भी असर वहाँ पे रहा। दूसरा आता है डेंटल इन्फेक्शन, दांतों का। देखो दांतों में कभी मसूड़ों में दर्द हो जाता है, कभी कहाँ दर्द हो जाता है, तो उसके लिए भी हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं और यूज़ करनी लाजमी है। पर कुछ डॉक्टर कहते हैं यार कि ये ओरल डिपार्टमेंट वालों का काम है। नहीं नहीं भाई, ये सबका काम है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, अगर वो कह रहा है कि मेरे दांतों में दर्द है, होड़ों में दर्द है, साइड में दर्द हो रहा है, तो उस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम जनरली तौर पर एंटीबायोटिक दे सकते हैं। सही। उसके बाद आता है एक्नी एंड एक्नी जनरली माउथ एंड स्किन, अगर एक्नी मुंह के अंदर और स्किन पे हो जाता है तो उसके लिए भी हम जनरली एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सिर्फ ये नहीं है कि एक्नी फेस पे हो तो आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करो, नहीं, अगर फेस पे हो रहा है तभी एंटीबायोटिक दे सकते हो, माउथ के अंदर हो रहा है कोई इन्फेक्शन वगैरह, एक्नी का वगैरह किसी चीज़ का, तो उस टाइम में भी आप जनरली तौर पे एंटीबायोटिक देकर पेशेंट को सिक्योर कर सकते हो, पेशेंट को बचा सकते हो उस डिजीज़ और डिसऑर्डर से। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ये एंटीबायोटिक का, अगर आप एज अ क्लिनिक रोटेशन में बैठते हो और क्लिनिकली स्टडी करते हो तो आपने जहन में रखना एंटीबायोटिक क्या चीज़ है और टॉप एंटीबायोटिक कितनी है, 3 है, और तीनों में से तीनों के नाम फार्मूले आपके पास होने चाहिए, उन तीनों फार्मूले में से दूसरे फार्मूले बनते जाते हैं, और उसके बाद इनका जो इस्तेमाल होता है वो इन एरियाज़ में होता है। तो इस एरियाज़ को भी आपने अपने बुक्स में नोट करके रख लेना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो लम्स यूनिवर्सिटी के जामशोरों वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको अक्सर प्रैक्टिकल करने के लिए हैदराबाद के जो है ना साइड एरिया में लेकर जाया जाता है, उनको वहाँ पर इन्फेक्शन लग जाते हैं, तो उन इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए फिर वो क्या करते हैं, जनरली तौर पे बच्चों को उन एंटीबायोटिक्स का इल्म देते हैं, एंटीबायोटिक्स के बारे में रोटेशन ये वगैरह करवाते हैं। तो आजकल वही भी चल रहा है, तो आजकल आप अगर आपके पास भी वही एक एथिक्स नॉलेज है चीज़ों के बारे में तो आप इसको कवर कर सकते हो, पर आपके पास मेडिकेशंस की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, एंटीबायोटिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसका मिस यूज़ करवाओगे, और मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या करेगी, स्किन के अंदर फंगस ले आएगी, स्कैबीज ले आएगी, और उसके टिचेस ले आएगी, और उसके बाद आपको फंगल इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल सोच समझ के करना है कि ये बैक्टीरियल अटैक है तो करो इस्तेमाल, वायरल अटैक है तो नहीं करो। आप बैक्टीरियल अटैक में भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करोगे तो ये मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक हो जाएगा। जब आप मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक ज़्यादा करोगे तो ये क्या चल जाएगा, फंगस इन्फेक्शन। तो इसीलिए इस चीज़ को आपने अपने जहन में नोट करना है।